नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G4 कंट्रीज की रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है एक ऐसे टाइम में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओपनली एडमिट कर रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था ये अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली ये फोटो करी है अपलोड। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि G4 की मीटिंग हुई है। यहाँ पे भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ये चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं ये मिले हैं म्यूनिक में आज के समय म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नाम का एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। जयशंकर साहब इसको अटेंड करने के लिए गए थे जर्मनी में। वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। पहली बार हमने देखा है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर G4 की मीटिंग हुई है और इसके बारे में आप देखोगे बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। जापान का विदेश मंत्रालय, जर्मनी के विदेश मंत्रालय और इवन ब्राजील का जो विदेश मंत्रालय है, इन सब लोगों ने इस मीटिंग के बारे में पब्लिश किया है। इनका मीडिया भी एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है क्योंकि आज के समय में आपको बता दूं G4 जो ये ग्रुप है ना, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो चुकी है ना। G4 के मेंबर जो है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आपके इस माइंड में सवाल ये आएगा, G7 सुना है, G20 सुना है, ये जो G4 है इनकी कुछ समिट लेवल पर मीटिंग नहीं होती कि मोदी जी मिल रहे हैं और बाकी जो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स हैं ये मिल रहे हैं। मैं आपको ना सीधा G4 का विकिपीडिया पेज दिखाता हूँ। वहां पर एक फोटो है। वो फोटो जब भी देखता हूं ना दुख लगता है देखकर और मन में ख्याल आता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। लंबे समय तक इस ग्रुप ने जो करना था ग्रुप कर नहीं पाया, बट फाइनली लग रहा है कि अब इस ग्रुप का समय आ चुका है। और वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि करियर 247 की इस वक्त मेगा सेल चल रही है अक्रॉस ऑल आवर कोर्सेज। सभी कोर्सेज पे आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। आप किसी भी कोर्स को परचेज करने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में जो लिंक्स हैं उन पे आप कर सकते हैं क्लिक। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये जरूर देखिएगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये विकिपीडिया पेज है G4 नेशंस का। यूजुअली विकिपीडिया पेज मैं दिखाता नहीं हूँ बट इस पर्टिकुलर केस में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जर्व करिएगा कि G4 को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है P5 के साथ। कंपैरिजन ऑफ G4 एंड P5 नेशन। P5 नेशन कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट रखने वाले 5 देश हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, इनसे काफी बार G4 का कंपैरिजन होता है कि देखिए इकोनॉमी में कौन बड़ा है, साइज में कौन बड़ा है, यूएन फंडिंग कौन जरा करता है, डिफेंस बजट कितना जरा किसका बड़ा है, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है, एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास है। ये सारी चीजें गिननी पड़ती है क्योंकि जो G4 कंट्रीज हैं इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ये ग्रुप बनाया इसलिए गया था ताकि इन 4 देशों को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने का मौका मिले। और ना सिर्फ बैठने का, मैं यहां पर परमानेंट सीट की बात कर रहा हूं एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि देखिए जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होगा चांसेस कम है कि बस एक ही कंट्री को ऐड कर दिया जाएगा। जब भी इसका विस्तार होगा तो कई देशों को ऐड किया जाएगा। अभी के लिए आप अगर देखो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेन देश बैठते हैं ये वही देश हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में या तो जीते थे या फिर जीतने वाले देशों के साथ खड़े हुए थे। और रिसेंटली हमने ये देखा कि यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनकी स्टेटमेंट सामने आई। इन्होंने ये कहा कि जिस दुनिया में हम पैदा हुए थे, जो दुनिया आज से कई साल कई दशकों पुरानी थी, अब दुनिया वैसी नहीं रही। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि पावर बैलेंस अब शिफ्ट हो चुका है। नई पावर्स उभरी हैं। ये पावर्स अपने आप में सुपर पावर नहीं है बट अपने आप में ये कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ मार्को रूबियो की जो ये छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। The world is changing very fast right in front of us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. And we've had many of these conversations in private with many of our allies, and they are our allies, and we need to continue to have those conversations, and I think Saturday, hopefully, and the meetings we'll have there will move us in that direction. इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि जिस दुनिया में मैं पैदा हुआ था, मार्को रूबियो की एज 54 की है। 50 साल पहले जिस दुनिया में ये पैदा हुए थे ना, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से वो दुनिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। भारत का राइज, काफी हद तक मैं कहूंगा एशिया में बाकी देशों का राइज, चाइना का राइज इन पर्टिकुलर, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं साउथ अमेरिका में कई कंट्रीज हैं ये भी मिडिल पावर बनने की राह पे है। फॉर एग्जांपल ब्राजील। यूरोप में हम देख रहे हैं काफी बदलाव आया है।
इसने दुनिया के सारे गणित को चेंज कर दिया है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जो अमेरिका ने आप कह लीजिए फ्री रन में जो मर्जी किया था 50 साल तक, जिस कंट्री को बॉम्ब करना चाहा बॉम्ब कर दिया, जो भी किया, अब धीरे धीरे यूएस फील कर रहा है कि ये पावर स्लिप कर रही है। और इसलिए मैं कहूंगा ऐसे टाइम में G4 जैसे ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है ये अब तक मैं कहूंगा सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। अगर मान लीजिए कल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये भी बदलाव होता है कि G4 कंट्रीज को एक सीट दे दी जाएगी, ये चारों देश रोटेशन में उस परमानेंट सीट को यूज करेंगे, उस वीटो के वोट को यूज करेंगे, वो भी मैं कहूंगा एक काफी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। चाहे मैं कहूंगा कि जो हमें चाहिए इंडिया को कि हमारी खुद की सीट हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो ना भी मिले, एटलीस्ट कहीं तो कुछ तरक्की होगी। और ये अकॉम्प्लिश करने के लिए मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है एक और G4 समिट करने का। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस विकिपीडिया पेज पे मैं आता हूं G4 के, तो एक फोटो देखता हूं, वो देखकर दुख होता है। ये है वो फोटो। ये फोटो है साल 2015 की, सितंबर साल 2015। ये G4 का समिट हुआ था न्यूयॉर्क में। इधर आप देख पाएंगे ब्राजील की प्रेसिडेंट, जर्मनी की एंगेला मार्केल इनकी जो चांसलर है, भारत के प्रधानमंत्री और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री द लेट ग्रेट शिंजो आबे। ये चारों लीडर इकट्ठा हुए थे और ये पहली और आखिरी बार G4 ग्रुप के कंट्रीज का एक प्रॉपर समिट हुआ जहां पर बिल्कुल जो लीडर्स हैं, जो लीड करते हैं इन कंट्रीज को, वो इकट्ठा मिले। मैं आपको बता दूं सुषमा स्वराज जी की अगर हम बात करें, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक काफी बड़ी बिलीवर थी G4 ग्रुप में। इनका काफी बड़ा सपोर्ट था G4 ग्रुप को। ये मानती थी कि G4 ग्रुप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाना चाहिए और इस ग्रुप के दम पर ही इन द फ्यूचर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट के ज्यादा करीब आ सकता है। यहां आप देख पाओगे, मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं साल 2018 का। यहाँ पे सुषमा स्वराज जी बात कर रही हैं G4 कंट्रीज के ऑफिशियल से। ये मीटिंग हो रही है नई दिल्ली में। उसके अलावा आप अगर 2017 में जाओगे तो G4 कंट्रीज ने काफी बार ये कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्ली रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। अब वैसे 9 साल हो गए हैं इस बात को, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त ना 2015 से लेकर कम से कम 2019 तक, इस 4 साल का जो टाइम फ्रेम था, भारत ने अग्रेसिवली G4 कंट्रीज के साथ प्रयास किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाए, परमानेंट सीट में G4 कंट्रीज को भी शामिल किया जाए। उसके बाद आप अगर देखो तो फिर कोविड शुरू हो गया और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा दुखद बात ये थी कि कभी भी G4 कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं ये फिर से एक समिट के लिए इकट्ठा नहीं आए। मैं अभी भी मानता हूं, और ना सिर्फ मैं, भारत के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि G4 स्ट्रैटेजी को अगर हम बहुत ज्यादा सेंट्रल पॉइंट रखकर चले इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, ये ग्रुप बिल्कुल डिलीवर कर सकता है। क्योंकि जो देश यहां पर है ना, इन्हें इग्नोर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जर्मनी, जापान, भारत, ब्राजील एक अलग केस है, बट अगर हम दुनिया की टॉप इकोनॉमीज को देखें तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आप नोट करो, इंडिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जापान यहाँ पे है, जर्मनी है। ये मैं आपको IMF की लिस्ट दिखा रहा हूं, अपडेट होगी इन द फ्यूचर बहुत जल्द। इसमें इंडिया लगातार ऊपर ही जाता जाएगा, बट जर्मनी, जापान, भारत, इन 3 देशों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ब्राजील एक अलग केस है, ब्राजील टॉप 10 में भी नहीं आता, बट ब्राजील रिप्रेजेंट करता है पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे हो सकता है बिना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन के। इसलिए देखिए, बहुत लंबे समय बाद जो ये G4 कंट्रीज की मीटिंग हुई है ना, इस तरीके से ये संकेत दे रही है कि भारत फिर से G4 ग्रुप को लेकर अग्रेसिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे पुश करेगा। एंड आई होप कि जो एक समिट हुआ था साल 2015 में, अब 11 साल हो गए, फिर से वैसा समिट करने की आवश्यकता है। इन चारों देशों के लीडर्स इकट्ठा खड़ा होंगे तो एक अलग मैसेज जाएगा। और अब यूएसए खुद मान रहा है कि पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अब खत्म हो चुका है, उसका कुछ मतलब रहा नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसे टाइम में पुश करें कि अगर ठीक है, अगर नया ऑर्डर बिल्ड करना है तो उसमें G4 कंट्रीज के साथ पावर शेयरिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आने वाले समय में आप देखोगे G4 का मेंशन बढ़ने वाला है। एंड आई होप कि कुछ एक पॉजिटिव न्यूज भी इसको लेकर सुनने में आए। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार भारत ने एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ओपन करी है। आपको बताना है कि किस राज्य में ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। इस टॉपिक पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो करी थी अपलोड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मेघालय, आसाम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में, क्योंकि इन स्टेट्स में काफी आपको अवेयरनेस मिलेगी फ्यूचर जॉब से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का ना, मतलब आप रफली कह लीजिए 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247, फिर एक IBM ब्रांडेड आपका सर्टिफिकेट एक अलग से होगा, और फाइनली आपको एक NASSCOM का सर्टिफिकेशन अलग से मिलेगा। दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता, आपको क्या क्या मिलेगा। बहुत सारे आपके और सवाल होंगे, उन सबके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्स सूट करता है तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। याद रखिएगा, हमारा जो फ्रेश बैच है बिजनेस एनालिटिक्स का, द फर्स्ट बैच एवर, ये शुरू हो जाएगा 14 फरवरी 2026 से। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।